आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि तालाब की भूमि का पटवा कैसे होता है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर केवल वही सटीक बात बताता हूं जो नियम के अनुसार लिखी हुई होती है। वैसे तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं कि वो फला आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ है, वो आदेश हुआ है, इस प्रकार से बहुत सब्सक्राइबर बटोरते रहते हैं और वो व्यूअर भी अपने बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो सही जानकारी आपको नहीं पहुंचा पाते हैं। कारण ये होता है कि जब तक आपको उस नियम के बारे में, मान लीजिए कि मैं कोई आपको नियम की बात बता रहा हूं, जब तक आपको उस नियम के बारे में पता ना हो, तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, वो वास्तव में नियम है? और जब इस नियम के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ, वो वाक़ई एज़ इट इज़ ऐसे ही उस नियम के अनुसार लिखा हुआ है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का जो पट्टा होता है, यानी तालाब की जो भूमि का आवंटन होता है, उसका पट्टा भी होता है, उसे पट्टा भी कहा जाता है, वो किस प्रकार से होता है और किन-किन लोगों को वो भूमि का पट्टा मिलता है और वो पट्टा लेने के लिए किस प्रकार से तहसीलदार, एसडीएम उसकी नीलामी करता है। तो चलिए, वीडियो पर विस्तार से बने रहिए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2016 के अंदर ये नियम है, तालाबों का पट्टा, यानी कि तालाबों का पट्टा किस प्रकार से होता है, ये आपके सामने है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2016 और नियम 57, यानी 57 नियम के अंदर यह है कि अगर भूमि का पट्टा, यानी कि तालाब की भूमि का पट्टा अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, वो कहते हैं कि तालाब की भूमि का पट्टा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही होता है, या फिर मछुआरा के जाति को होता है, या फिर जो है कश्यप समाज के लोगों को होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। इस नियम के अंदर क्या क्या है, ये मैं आपको खोलकर बताऊंगा। यानी कि छोटे तालाबों का पट्टा, बात मैं छोटे तालाबों की कर रहा हूं, बड़े तालाब की बात नहीं कर रहा हूं। धारा 61/1, जहां पर धारा 61 ख में उल्लेखित, यानी तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक है और 5 एकड़ से कम हो, समिति निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार सिंघाड़ा उत्पादन, यानी कि मत्स्य पालन की, और उप जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति, यानी कि उप जिला अधिकारी की इसमें अनुमति की आवश्यकता है, से पट्टा करेगा। और कैसे करेगा ये पट्टा, चलिए पूरा इसे देख लेते हैं कि यानी कि छोटे तालाब का पट्टा नियम 57 मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर 2, ऐसे तालाबों का आवंटन के लिए तहसील स्तर पर शिविर आयोजन, यानी कि शिविर का आयोजन होता है। आप कभी भी पता करना, आपकी तहसील के ऊपर शिविर का आयोजन होता है और शिविर के आयोजन के आधार ही किया जाएगा इस प्रकार का जो तालाब का पट्टा होता है, जिसके लिए यानी कि उस क्षेत्र के वृहद और रूप से प्रचलित कम से कम एक समाचार पत्र शिविर की तिथि और उसके अनुसार, यानी स्थान की जानकारी देते हुए, यानी कि प्रसारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शिविर आपकी तहसील के अंदर शुरू हुआ और आपको जानकारी है। ये ज़रूरी है कि अगर शिविर आपकी तहसील के अंदर या किसी भी स्थान पर लग रहा है, तो उस स्थान पर, यानी उसकी समाचार पत्रों के आधार पर ही उसकी जानकारी देनी होती है, ताकि सभी लोग वहाँ समय पर पहुँच जाएँ। यानी कि शिविर के आधार पर ही, यानी कि छोटे तालाबों का पट्टा किया जाता है, और वो मैंने आपको बताया है कि 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, 5 एकड़ से यानी कम ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से जो है वो पट्टा किया जाता है शिविर के माध्यम से। नंबर 3 क्या कहता है इसी नियम का, कि अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार, यानी कि अध्यक्ष, सचिव और नायब तहसीलदार के अनंत, यानी स्तर पर अधिकारी, यानी शिविर की बैठक में उपस्थित रहेंगे। और यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हों, तो उन संबंधित समितियों के अध्यक्ष और सचिव भी उपस्थित रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत के अंदर इसी प्रकार की समिति होती है, भूमि प्रबंधक समिति, और साथ ही वहां पर विकास समिति। ग्राम पंचायत में आप कभी भी पूछना, तो उन सब का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, नायब तहसीलदार, और यानी कि उसमें जो सचिव हैं वो उपस्थित रहेंगे इस समिति के।
जो अध्यक्ष होते हैं नगर ग्राम पंचायत के, वो भी उपस्थित रहेंगे। नंबर 4, प्रत्येक तहसीलदार के लिए केवल कलेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाने वाला मछुआरा समुदाय प्रतिनिधि की सहायता से सचिव एवं पात्र व्यक्ति की सूची तैयार करेगा, जिससे लगभग 5 विनिर्दिष्ट यानी अधिमान क्रम के अनुसार संदर्भित यानी तालाब को आवंटित किया जा सके। यानी कि एक जब शिविर के अंदर ये सब लोग पहुंच जाते हैं, एक सूची तैयार की जाती है। मछुआरा यानी कि सिंघाड़ा या फिर मछुआरे की मछली पालन की इसके अंदर फसल होती है, तो एक सूची तैयार उस वक़्त होती है और उस सूची के आधार पर ही यानी कि इस प्रकार का आवंटन होता है। नंबर 5, संभावित आवंटी यानी पात्र सूची निम्नलिखित क्रम में तैयार की जाएगी। यानी कैसे कि अगर पात्रता सूची को देखा जाएगा वहां पर क्या पात्रता सूची है और उसके निम्नलिखित क्रम क्या है, यानी उसे तैयार किया जाएगा। अब तैयार में जो पात्र व्यक्ति कौन कौन आते हैं, क्या में कहा गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत निवास करने वाला मछुआरा समुदाय का व्यक्ति होना जरूरी है और ग्राम पंचायत में निवास करने वाला गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ग्राम पंचायत में जब इस प्रकार का तालाब का पट्टा होता है, तो वो केवल या ओबीसी के व्यक्ति को या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति भी अगर गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो भी इस में पात्र होता है। और यहीं पर न्याय में कहा गया है कि संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआरा समुदाय का कोई भी व्यक्ति चलेगा और साथ ही यानी संबंधित विकास खंड में निवास करने वाला मछुआरा समुदाय का व्यक्ति। अगर आपके गांव के अंदर इस प्रकार का मछुआरा समुदाय का व्यक्ति नहीं है, तो आपके विकास खंड ब्लॉक के अंदर अगर मछुआरा जो है जाति का कोई व्यक्ति है, तो वो भी भले ही आपके गांव का ना हो, वो कहीं से भी अगर ब्लॉक के अंदर रहता है, तो वो भी आपके इस गांव की इसमें यानी कि इस आवंटन में भाग यानी कि ले सकता है। अब यहीं पर स्पष्टीकरण क्या है? अब इस पर ध्यान देने वाले इस नियम 56 के उद्देश्य के लिए मछुआरा समुदाय के व्यक्ति का अर्थ होगा केवट यानी केवट जाति, मल्ला, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप और बाथम, रेवार, माझो, गोडिया, कुम्हार, तराहा और तराहा यानी कि तराहा समुदाय से संबंधित यानी ऐसा व्यक्ति अन्य कोई व्यक्ति यानी परंपरागत रूप से मत्स्य पालन यानी व्यवसाय लगा हो, इस प्रकार का। अब नियम 53 क्या कहता है? चलिए नियम 53 देख लेते हैं, ये क्या कहता है? क्योंकि पूरी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और नियम कौन-सा था? नियम 56 था ये। नियम 56 क्या कहता है? ये देखिए नियम 56 क्या कहता है? ये समझने वाली बात है कि नियम 56 भी आखिर कुछ कह रहा है और वो नियम 56 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम यानी कि बात कर लेते हैं। नियम 56 इसके बारे में क्या कहता है? और तभी तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि नियम 56 इसमें इस बात को कह रहा है कि नियम 56 यानी कि ये आ गया आपके सामने नियम 56 इसमें क्या कह रहा है? धारा 60 नियम 56 नियम 56 के को लेकर यानी कि उल्लेखित कर्तव्य और अतिरिक्त समिति का अध्यक्ष यानी कि जो जो यानी कि प्रत्येक समुदाय ग्राम पंचायत से निहित अथवा निधि निहित मानी गई संपत्ति अक्षतिपूर्व दुरुपयोग अनाधिकृत अध्यासन और उपजिला अधिकारी देने के बाध्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस तालाब का पट्टा हो गया है और होने के बाद आप उसमें ना तो मछली पालन कर रहे हैं, ना उसमें कुछ और कर रहे हैं फसल और उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर आपको पट्टा हो गया है, नियम 56 ये कहता है क्योंकि वहां पर कर दिया है कि नियम 56 के आधार पर ही ये पट्टा दिया जा रहा है। तो नियम 56 कहता है कि इस प्रकार से आप उसका मान लीजिए कि आपने सिंघाड़ा की फसल के लिए तालाब की नीलामी छुटाई है और फिर आपने उसमें मछली पालन या इससे अलग कुछ और करते हैं, तो वहां पर आपको या फिर उसकी मिट्टी उठवाते हैं या फिर उसके अंदर खनन करते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसके लिए नियम 56 इसमें कंक्लूड कर दिया गया है। और नियम 56 में क्या नियम है कि लेखपाल का कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायत के निहित संपत्ति की अक्षति दुर्विजन
और अनाधिक अध्यासन मामलों में जैसा कि उसके संज्ञान में है, इसके अन्य फर्म के प्रत्येक वर्ष खरीक और रबी की पड़ताल समाप्त होने के पश्चात तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को रिपोर्ट करें कि भाई उसके अंदर इस प्रकार की फसल हो रही है या नहीं हो रही है। ये लेखपाल इस बात की जांच करता तो रहेगा। 6 साल का भी आपको पट्टा होगा, 5 साल का या 10 साल का, तो लेखपाल उस पर नजर बनाए रखेगा। नंबर 3, 56 में तहसीलदार खरीक और रबी की पड़ताल समाप्त होने के बाद समय यानी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लेखपाल ने रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दी है या नहीं कर दी है। नंबर 4 में कहा गया है 56 में इस नियम के उपबंध यानी के परिवर्तन स्थानीय कारी और लागू होंगे जिसमें कि संपत्ति निहित नियम 3 यानी कि उल्लेखित ऐसे अधिकारी जो किए जाएंगे जैसा कि उस स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यानी विनियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको उस भूमि का जो है तालाब का पट्टा हो गया है और तालाब का पट्टा होने के बाद आप उसमें फसल के नाम पर कुछ और करते हैं और फसल वहाँ पर कुछ और होती है, तो या फिर उसके अंदर आप खनन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किसी भी खंड यानी उल्लेखित यानी कि खंडों को उल्लेखित और व्यक्ति यानी अपविर्जित यानी ऐसी तालाबों का आवंटन पाने का हकदार बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति के जिस व्यक्ति के पास जो अपात्र व्यक्ति है, इस प्रकार का व्यक्ति ऐसा तालाब पाने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि यदि नियम 4 यानी कि 4 के अंतर्गत की गई पात्रता सूची पात्र व्यक्ति से अधिक है, तब मान लीजिए कि वहां पर नीलामी करने वाले लोग ज्यादा अधिक हैं। नीलामी में बोली बोलने वाले लोग यानी कि वहां पर अधिक है, तो वहां पर क्या होगा कि मौके पर नीलामी कराई जाएगी और जिससे केवल पात्र सूची उल्लेखित व्यक्तियों की प्रतिभाग कर सकेंगे और इससे पट्टे को केवल एक पात्र यानी कि एक व्यक्ति पात्र है, तो पट्टा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर यानी कि नियमित वर्ष घटक और धनराशि प्रति एकड़ 1000 और 2000 से अधिक नहीं होगी और इस पर ही ये दिया जाएगा। यानी कि जो बोली होगी 1000 से शुरू होगी, 2000 से यानी कि वो कम ही रहेगी। यानी कि नंबर 8 उपधारा संहिता की धारा 89 और 90 के उपबंध के नियम की यानी कि प्रत्येक नीलामी पर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि नीलामी रात के समय हो, ऐसा नहीं है कि नीलामी जो है किसी का हक अगर उस पर नीलामी पहले हुई हुई है और उस पर अधिकार अभी तक उसी का ही है, लेकिन उसके अधिकार के ऊपर उसे बिना बताए नोटिस दिए दूसरी नीलामी कर दी, ये नीलामी इस प्रकार से नहीं होगी। धारा 89 और धारा 190 के अंतर्गत यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार की नीलामी जो है अवैध मानी जाएगी। यानी रात के समय और ऐसे ही अगर किसी का उस पर यानी अधिकार है और पट्टा है तो इस प्रकार की नीलामी नहीं होगी। जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी हो गई हो और पात्रता सूची नीलामी यानी प्राप्त बोली की धनराशि जमा करने की संबंधित यानी आख्या अध्यक्ष सचिव और उप नियम 3 में उल्लेखित राजस्व अधिकारी के द्वारा समुचित तरीके से हस्तांतरित अनुमोदित यानी उप जिला अधिकारी के अग्रसत की जाएगी। यानी कि जो धनराशि नीलामी के दौरान जो है आई है, जो नीलामी छूटी है, उसकी नीलामी की धनराशि उपजिला अधिकारी के अग्रसित कर दी जाती है। यदि उपजिला अधिकारी को समाधान हो जाता है कि तालाब का आवंटन करने का निर्णय नियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है, तो यह अनुमोदन देगा कि अभिलेख की समिति को वापस कर देगा और उपजिला अधिकारी प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगा। समिति के वापस आएंगे और आवंटन विलेख आरसी पत्र 15 यानी 15 पर वो भरकर उसे रजिस्ट्रीकरण यानी 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्री किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की नीलामी हो जाती है और नीलामी होने के बाद उसके हक में नीलामी छूट जाती है, तो आरसी प्रश्न पत्र 15 को निष्पादित किया जाएगा और उसके साथ ही उसकी रजिस्ट्री करी जाएगी। अगर 5 साल के लिए हुआ है, तो 5 साल की रजिस्ट्री उसके नाम पर होगी और वो बाकायदा रजिस्ट्री कराई जाएगी। तो इस प्रकार से यानी कि तालाब की भूमि का आवंटन होता है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत कुछ बता दिया, फिर भी आपको इस मेरे से कोई बात छूट गई तो आप वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर भी जवाब दे दूँगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएँ और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।